नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कर देते हैं एक्सप्रेस न्यूज की फटाफट अंदाज में खबरें। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी मौजूद रहे। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। राष्ट्रपति भवन में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को अपने अपने देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल से मिलवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी हितों पर चर्चा की। भारत जापान अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। सनाए ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा पर हैं। वे भारत जापान के 16वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करेंगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा को अपनाए जाने के दौरान अपना पक्ष रखा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि कहीं भी होने वाला आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। पी हरीश ने कहा कि दुनिया के सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक नीति को मंजूरी दें ताकि आतंकवाद की एक साझा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय हो और आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों के बीच एक समान कानूनी ढांचा बनाया जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि एआई ने पिछले 6 महीनों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दिशा बदल दी है। उन्होंने आतंकवाद के लिए नई और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पेरिस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री एक्स एन प्रोवेंस ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद की सह अध्यक्षता करेंगी। वो प्रमुख वैश्विक कंपनियों के सीईओ और निवेशकों से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री यूरोप के प्रमुख वार्षिक आर्थिक मंच में भाग लेंगी। कराची में ITER परियोजना का दौरा करेंगी और फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र कैंपस साइबर भी जाएंगी। भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। मलेशियाई शिष्टमंडल ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की और दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भवन का दौरा किया। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला पार्टी का बागी गुट आज नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में पहुंचा और पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश किया। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने पहुंचा है। बागी गुट का कहना है कि उसने पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं। बागी गुट का दावा है कि टीएमसी के 80 में से 60 विधायक उसके साथ हैं, जबकि 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति निष्ठावान हैं। बागी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह आदेश 1968 के तहत आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उसका दावा अधिक मजबूत है। मौजूदा टीएमसी नेतृत्व इस दावे का विरोध कर रहा है कि आरोप भी लगा रहा है कि विद्रोही गुट पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वीबीजी रामजी के राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। असम में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बना रखी है। केंद्रीय मंत्रियों के दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने कल हवाई सर्वे किया और नुकसान का आकलन करने की कोशिश की। असम के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा दोनों मंत्रियों ने की। असम में बाढ़ का असर अभी 4 जिलों धेमाजी, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ और नलबाड़ी में बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राथमिकता सामान्य स्थिति बहाल करना और लोगों का दैनिक जीवन फिर से पटरी पर लाना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रति परिवार 1.20 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज मानसून प्रवेश कर चुका है, जबकि इसके आने की सामान्य तारीख 27 जून थी। तटीय कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक तेज बारिश होगी। मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में कल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण दादर, बडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी। ठाणे जिले में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया। भिवंडी के निचले इलाकों में जल भराव होने से यातायात बाधित रहा और कई सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल लागू होने वाले स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी मौजूदा नियमों को एक ही ढांचे में शामिल किया गया है। इससे हर सर्दी में अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी उपाय समय पर लागू किए जा सकेंगे। अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित GRAP यानी ग्रैप और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी शामिल किया गया। नए नियमों के अनुसार पूरे साल दिल्ली में जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। बेंगलुरु के दक्षिण तालुका स्थित मड्डपट्टना इलाके में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा। खदान में काम के दौरान करीब 40 फीट ऊंचाई से विशाल चट्टान गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे अन्य श्रमिक घायल हो गए। लखनऊ में आज UPTET 2026 परीक्षा हो रही है। लखनऊ के 46 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही इस परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा 3 और 4 जुलाई को भी होने वाली है। UPTET 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए। परीक्षा व्यवस्था के लिए कुल 332 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ISI समर्थित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पंजाब और 1 दिल्ली से पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के संपर्क में थे और विदेशी नंबरों के जरिए बातचीत करते थे। दिल्ली में पुलिस प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी कर फायरिंग जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। मामले में आगे की जांच जारी है। अयोध्या के राम मंदिर दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले। जांच में करीब 11 ग्राम सोना और लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है।
आरोपियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये धन और संपत्ति कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर धन गबन मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील सानाराम जन्मभूमि में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। बालटाल रूट से जाने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंदरकोट में रामबन जिला प्रशासन, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और विभिन्न लंगर संगठनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जम्मू में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से चालू किया गया है। 600 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के थर्ड आई मॉनिटरिंग सिस्टम को भी चालू कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा की अनुमति दी गई है। अमरनाथ यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया के लिए श्रद्धालु पंथा चौक ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। आरएसएस 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अपनी सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आयोजित करेगा। बैठक में देश भर के वरिष्ठ संगठन नेता संघ के विस्तार की पहलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगठनात्मक रोडमैप की समीक्षा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्र का कार्यकाल तय समय से 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शन सेल फोर्स 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुआ। यात्रा भारत की समुद्री विरासत और कई देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्र सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल को मंजूरी दी है, जिस पर लगभग 6,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम को दक्षिण दिल्ली से सीधा जोड़ते हुए बारापुला एलिवेटेड रोड के जरिए नोएडा, गाजियाबाद तक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा कानपुर से कबरई के बीच 7,145 करोड़ रुपए की लागत से 242 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे 117.7 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हिस्सा भी शामिल है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के बनने से यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य के सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्गों के शानदार विस्तार के लिए आभार व्यक्त किया, जहां ये नेटवर्क 2014 के 198 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 923 किलोमीटर के प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में विकसित किए जा रहे रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ ही पायलट परियोजनाओं के माध्यम से धातु पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उत्पादन लागत घटने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने की उम्मीद है। और सीधे आपको हम हैदराबाद हाउस ले चलते हैं। ये दृश्य दिखा रहे हैं हम भारत और जापान के बीच प्रतिनिधि मंडल वार्ता के ये दृश्य देख रहे हैं। भारत और जापान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत और जापान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दृश्य। तो ये दृश्य देख रहे हैं भारत और जापान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के और कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद भी है। जापान की प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर हैं, 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं जापान की प्रधानमंत्री। भारत और जापान अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। सनाए ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत की पहली यात्रा है और इसके बाद वे भारत जापान की 16वीं वार्षिक बैठक में भी शिरकत कर रही हैं। तो ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों में लगातार जो द्विपक्षीय साझेदारी है उसको मजबूत करने के कदमों में ये दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के ये दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दृश्यों में मौजूद हैं और उसके साथ ही जापान की प्रधानमंत्री भी मौजूद है। तमाम उच्चाधिकारी भी मौजूद हैं और द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है संबंधों की बढ़ोतरी को लेकर, संबंधों की नई उड़ान को लेकर। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने योनो ऐप के कई फीचर्स को अपग्रेड किया है। ग्राहक अब सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोल सकेंगे। भारतीय रेलवे ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन में सुरक्षा और संचालन को आधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 13 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली लगाने को मंजूरी दी है। मरोड़ा से दारोगी सेक्शन तक के इन स्टेशनों पर मौजूदा पैनल सिस्टम को बदलने से ट्रेनों का आवागमन अधिक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय बनेगा। सेबी ने 143.79 करोड़ रुपए के एक बड़े मार्केट मैनिपुलेशन नेटवर्क का खुलासा किया। सेबी की 394 पन्नों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक हनीफ शेख और उसके साथ जुड़े 226 लोगों और कंपनियों ने 5 शेयरों में मिलकर हेराफेरी की। सेबी के मुताबिक गिरोह ने मौर्या उद्योग, विशाल फैब्रिक्स, 7NR रिटेल, जीवीएल इंडस्ट्रीज और दार्जिलिंग रोपवे के शेयरों में लगातार सर्कुलर ट्रेडिंग की। एक ही नेटवर्क के लोग आपस में शेयर खरीदते और बेचते रहे ताकि बाजार में भारी मांग का भ्रम पैदा हो सके। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने और उसे डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए केलिप नामक एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। ये पहल देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनके आर्थिक
सशक्तिकरण को नई दिशा देगी। भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की मांग में भारी उछाल आया है और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इनका पंजीकरण 90% बढ़कर 82,737 यूनिट तक पहुंच गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून में 54.2 दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में लगातार विस्तार को दर्शाता है। हालांकि नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि की गति पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी रही। भू राजनीतिक स्थिरता के चलते इनपुट और आउटपुट लागतों में महंगाई का दबाव कम हुआ है। धीमी मांग के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन का सिलसिला जारी रहा है। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने मेटा से परामर्श पूरा होने तक इस फीचर को पेश नहीं करने को कहा है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अप्रैल मई के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़कर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। शेयर बाजार ने आज फिर से तेजी के साथ शुरुआत की। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़त के साथ खुले हैं। निफ्टी ने जहां 106.70 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,113.25 के ऊपर कारोबार किया, तो वहीं सेंसेक्स ने 377 अंकों की मजबूती के साथ 77,269.54 पर क्लोज किया। रूस द्वारा यूक्रेन के खार्किव शहर पर किए गए गाइडेड बम हमलों में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और कम से कम 32 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस हमले से शहर के 3 प्रमुख जिलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों और बचाव दलों ने घंटों तक राहत अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। रूस द्वारा यूक्रेन के जापोरिजिया स्थित एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट और वाहन सर्विस स्टेशन पर किए गए हमले से पूरी इमारत तबाह हो गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए। दक्षिण पूर्वी ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूस द्वारा 5 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाने से एक महिला की मौत हो गई और गर्भवती महिला सहित 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में हुई बातचीत पर संतोष जताते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने की प्रक्रिया के सही दिशा में आगे बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच अब संबंध पहले की तुलना में बेहतर हो रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने पुष्टि की है कि दोहा में आयोजित बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें ईरान की विदेशों में फ्रीज हुई संपत्तियों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष एक विशेष संपर्क तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। ये बैठक अधिकारियों के निचले स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने और समझौते को लागू करने की प्रक्रिया को गति देना है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में 4 जुलाई की छुट्टियों से पहले भीषण गर्मी का दौर जारी। न्यूयॉर्क समेत कई क्षेत्रों में रियल फील्ड तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वेनेजुएला के गुएरा में भूकंप के मलबे में दबे एक व्यक्ति को चिली के बचाव दल ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न्यूयॉर्क के सोथबी ऑक्शन हाउस में लगभग 67 मिलियन वर्ष पुराने गस नामक टी-रेक्स कंकाल की नीलामी होने जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 30 मिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है। मैक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने कहा कि मैक्सिको सिटी में सड़क पर हुए जश्न के दौरान मरने वाले लोगों के मामलों की जांच शुरू कर दी गई। मैक्सिको की मुख्य सड़क पर लाखों फैंस के जमा होने के बाद हुए जश्न के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया और जोहानिसबर्ग और हिलब्रो इलाके में सेना को भी बुलाया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और 20 अन्य काउंटियों में शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और दर्जनों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल किए।
मैच में डीआर कांगो ने ब्रायन सिम्पेगा के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड के लिए हैरिकेन ने 75वें और 86वें मिनट में गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिला दी। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से शिकस्त दी। बेल्जियम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए रोमांचक जीत हासिल की। बेल्जियम के लिए टिलमेंस ने मैच के 125वें मिनट में पेनल्टी के जरिए विजयी गोल किया। अमेरिका ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ अमेरिकी टीम ने 2002 के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करने में सफलता पाई। फोलारेन, बालोगुन और टिलमैन ने अमेरिका के लिए गोल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बेनतीजा रहा। बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी और मैच को रद्द करना पड़ा। भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कोको गॉफ ने मुश्किल जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश किया। अमेरिका की कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में सोलाना सियरा को हराने में सफलता पाई। सबलेंका ने मैककार्टनी कैस्मी को 6-1, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। बारबोरा क्रेजचिकोवा ने विंबलडन में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच ओपन विजेता मिरा एंड्रीवा को रोमांचक मुकाबले में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। सिनर ने दूसरे दौर के मुकाबले में नुनो बॉर्गेस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के दूसरे दौर में स्टेफानोस सित्सिपास को हराने में सफलता पाई। जोकोविच ने मैच को 6-3, 6-4, 6-2 से अपने नाम करने में तीसरे दौर में जगह बनाई। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के जगरेब चरण का आगाज जीत के साथ किया। उन्होंने पहले मैच में जर्मनी के विंसेंट केमेर को शिकस्त दी। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए प्रतियोगिता का पहला दिन मिला जुला रहा। गुकेश को पहले दौर में वाची एलाकनेव ने हराया, लेकिन उन्होंने दूसरे मुकाबले में क्रोएशिया के इवान सारिच को मात देने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।